రైల్వే రంగానికి సంబంధించి తెలుగు ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చేందుకు సాయశక్తులా కృషి చేస్తున్నట్లు రైల్వే మంత్రి సురేష్ ప్రభు స్పష్టం చేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరగాల్సినంత రైల్వే అభివృద్ది జరగలేదని ఈటీవీ ఈనాడుకిచ్చిన ప్రత్యేక ముఖాముఖిలో అంగీకరించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో కలిసి సంయుక్త భాగస్వామ్య సంస్థల ఏర్పాటు ద్వారా పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసేందుకు యత్నిస్తున్నామని తెలిపారు. భారతీయ రైల్వే ముఖ చిత్రాన్ని మార్చేందుకు అనుసరిస్తున్న ప్రణాళికలు సహా మరికొన్ని అంశాలపై సురేష్ ప్రభు కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। तेलुगु राज्य से आप संसद बने और केंद्र मंत्री बनने के बाद आंध्र प्रदेश की जनता आपसे बहुत उम्मीद रखे बैठी है। आप उनके एस्पिरेशंस को कैसे फुलफिल करने वाले हैं? देखिए, एक तो मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आंध्र प्रदेश जैसे एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच के राज्य से जिनके राज्यसभा में आने का मौका मुझे मिला। इसके लिए मैं सभी लोगों को, तेलुगु लोगों को मैं मनपूर्वक धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। देश की रेलवे ठीक चलेगी तो सबको लाभ होगा। तो जब तक हम देश की पूरी रेल व्यवस्था को ठीक नहीं करते तब तक हर राज्य की रेल व्यवस्था ठीक करने के बावजूद भी उसको लाभ नहीं होगा। इसलिए हमने पूरी देश की अर्थव्यवस्था ठीक करने की शुरुआत की है। उसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पिछले साल में हम लोगों ने पहले 4 किलोमीटर हर दिन रेलवे का ट्रैक बनने जाते थे, हमने 8 किलोमीटर तक लाया। अगले साल 11 करेंगे, उसके बाद में 19 तक ले जाएंगे। उसी मामले में हमारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ करता था, जिसके कारण अच्छी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वो पहले 30-40 हज़ार करोड़ से ज़्यादा नहीं हुआ था साल का। हमने 94,000 करोड़ पिछले साल किया और ये साल 1,21,000 करोड़ करेंगे। साथ ही में जो विद्युतीकरण है उसमें भी हमने इसी मात्रा में बढ़ाने की कोशिश की है। तो मेरा विश्वास है कि आगे आने वाले सभी दिनों में हम लोग काम करेंगे। और साथ साथ में आपने जो मुझे सवाल पूछा बहुत अहम है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सिस्टर स्टेट है, ब्रदर स्टेट है, तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स है। तो दोनों के बारे में पहले बताता हूँ। ईनाडू जैसा एक बहुत ही दोनों राज्यों में लोग उसको प्यार करने वाले चैनल है, न्यूज़पेपर है। हमने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विनती की है, उन्होंने मान लिया है। हम राज्य के लिए एक अलग कंपनी बनाने जा रहे हैं। जॉइंट वेंचर कंपनी में पूरी मात्रा में आज मैनेजमेंट और उसका स्वामित्व, ओनरशिप, ये भी शेयरिंग किया जाएगा। 50% आपका होगा राज्य का, 50% हमारा होगा। तो ये हम करने जा रहे हैं। तो उससे कारण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे दो राज्यों में वो तय करेंगे कि हमारी प्राथमिकता क्या है। तो 10 जिलों में क्या कहाँ जाना चाहिए वो तय करेंगे, आंध्र प्रदेश के 13 जिलों में कहाँ होना चाहिए वो तय करेंगे। तो इस तरह के हमने एक नई व्यवस्था बनाई। तो मुझे लगता है कि आपने सही कहा कि अपेक्षा पूरी कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने एक माध्यम बनाया। साथ ही में क्योंकि हम पूरे देश में इतने बड़ी मात्रा में काम करने की स्पीड को बढ़ा रहे, जैसे आपको कहा 4 किलोमीटर से 9 किलोमीटर, 8 से 13, 11, 13 से लेकर, उसके कारण भी राज्य को लाभ होगा। इन्वेस्टमेंट इज गोइंग अप, इट विल बेनिफिट द स्टेट। जब आंध्र प्रदेश की बात होती है, एपी डिवाइड होने के बाद अभी सभी आंध्र प्रदेश की जनता यही उम्मीद लेकर बैठी है रेलवे जोन के बारे में, तो ये कब पूरा होगा? आंध्र प्रदेश के कानून में लिखा है कि ये रेलवे जोन करने के लिए एक्सप्लोर किया जाए, उसकी वायबिलिटी देखी जाए। तो इसलिए इसके लिए हम उसको पूरी मात्रा में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कंसल्ट कर रहे हैं। वो कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू है। एक बात है, क्लैरिटी आने में कितना वक्त लगेगी, एक बात। और दूसरी बात, एपी को रेलवे जोन देने का निर्णय था सिर्फ, बल्कि टेक्निकल इश्यूओं के आधार पे नहीं, पॉलिटिकल रीजनों की वजह से ही ये कहा गया है। ये कुछ आंध्र प्रदेश लीडर को कहना है, इसको क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं तो अभी इसके बारे में इतना यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में हम लोग पूरी मात्रा में आंध्र प्रदेश को विकास करने के लिए जो भी जरूरत है, आंध्र प्रदेश में रेलवे का निवेश बढ़ने के लिए, अभी परसों मैंने 2-2.5 घंटे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी, सभी अधिकारीगण, हमारे रेलवे के ऑलमोस्ट सब रेलवे बोर्ड के लोग गए थे। मुझे नहीं लगता कि कभी भी आंध्र प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी मीटिंग रेलवे को लेकर चली होगी। उस सभी के ऊपर हम लोगों ने विस्तृत बातचीत की। तो आंध्र प्रदेश को रेल के माध्यम से विकसित करने के लिए हम पूरी मात्रा में काम में लगे हुए, आंध्र प्रदेश को भी और तेलंगाना को भी। आंध्र प्रदेश की अभी नई कैपिटल बन रही है अमरावती, उसकी रेल कनेक्टिविटी के बारे में प्रपोज क्या है? हम लोगों ने उसके बारे में भी एक राइट्स को काम करने को कहा है। आज ही मैंने उसका रिव्यू भी किया। हम लोग ये पूरी मात्रा में कोशिश करेंगे कि एक पूरा अच्छा इंटीग्रेटेड प्लान बने, उसका लाभ सभी लोगों को हो। अभी आंध्र और तेलंगाना में कुछ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स बहुत दिनों से हैं, जैसे MMTS फेज़ 3 है हैदराबाद में, और यादगिरगुट्टा और हैदराबाद की कनेक्टिविटी है, जो इनका स्टेटस कैसे है? जैसे मैंने कहा कि जो इस तरह के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है, इसके 2 रास्ते से हम कंप्लीट करेंगे। एक तो मैं बजट में ज़्यादा प्रोविजन करके कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक नई कंपनी बनाई जाएगी। वो कंपनी के माध्यम से भी ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जब ममता बनर्जी रेलवे मंत्री थी तब की आंध्र प्रदेश को भी बहुत वादे किए थे उन्होंने, मगर उनमें से बहुत ही अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे। अभी हम ये तेलुगु पीपल उम्मीद रख सकते हैं कि जल्द से जल्द पूरा हो सके? देखिए, एक तो मैं
आपको ये वादा कर सकता हूँ कि मैं कोई वादा नहीं करूँगा। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो मैं कहूँगा वो पूरा होना चाहिए। जैसे इसके लिए मैंने कहा कि प्रॉमिस एंड परफॉर्मेंस में डिस्टेंस गैप नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की हम कोशिश करेंगे। मैंने आपने देखा होगा तो मैंने आंध्र प्रदेश में जो मीटिंग की विजयवाड़ा में, उसमें हर पॉइंट के ऊपर, और मैं वहाँ के सांसद बन गया ऐसा घोषित करने के बाद 8-10 घंटे में वहाँ पहुँच गया और वहाँ पर इतनी विस्तृत मीटिंग भी की है। उसके मिनट्स बने हैं, उसका क्या क्या काम होगा उसका वीकली मॉनिटरिंग किया जा रहा है। अभी परसों में 20 तारीख को मैंने वापस उसका रिव्यू मीटिंग मैंने विजयवाड़ा में किया। मेरे को लोगों ने बताया कि इस तरह की ट्रेन की ज़रूरत है। 15 दिन के अंदर विजयवाड़ा टू सिकंदराबाद ये ट्रेन हमने शुरू कर दी। काम जरूर करेंगे, जितनी ताकत है उतनी ताकत उसमें लगाएंगे, मेहनत में कमी नहीं होगी और इरादे भी नेक रहेंगे, ये मैं आपको जरूर कह सकता हूँ। तेलुगु राज से पहले बने एक पहले रेल मंत्री आप ही हैं। इस वजह से आंध्र और तेलंगाना के सभी पीपल आपसे बहुत उम्मीद रखे बैठे हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं स्पष्ट रूप से? मैं आप सबको विनती यही करना चाहता हूं कि मैं मेरी पूरी कोशिश से मेहनत कर लूंगा आपके लिए जो भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों राज्यों में काफ़ी सालों से जो काम करने की ज़रूरत थी वो पूरी मात्रा में नहीं हुआ है। ये इसको याद में रखते हुए, क्योंकि जहाँ भी ज़्यादा निगलेक्ट हुआ उसमें ज़्यादा करना चाहिए, और इसलिए दोनों राज्यों के जितनी मांगे हैं, जितनी ज़रूरत है वो पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार कह रही है भारत एक शक्तिमान देश बन रहा है, मगर रेलवे में अभी सुरक्षा के मामले में अभी भी कुछ कमियां दिखाई दे रही है और फाइनेंशियल स्टिल रेलवे इज फेसिंग फाइनेंशियल क्रंच। इन दोनों को कैसे बैलेंस करने वाले हैं और हम कब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पहुंचेंगे इन केस ऑफ सिक्योरिटी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, आपने बिल्कुल सही कहा। हम हमारे देश की रेल की तुलना अन्य देशों से करते हैं तो इस बात का एहसास होता है कि हम कितने अभी भी हमें बहुत कितना अंतर अभी भी कवर करना है। वो करने के लिए समय लगेगा एक बात है, लेकिन इसके लिए प्लान भी होना चाहिए। हमने पिछले बजट में प्लान बनाया कि हर साल में हम लोग 5 साल में 8,50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। आप यदि देखेंगे तो उस दिशा में हम चल रहे हैं। चीन ने जहाँ एक रेलवे बहुत ही अच्छी मात्रा में सुधारी रेल ऐसी मानी जाती है, हर साल जो निवेश किया जो हम लोग 5 साल में करने की उम्मीद रख रहे हैं, उसका नतीजा हुआ कि चीन की रेलवे बदल गई। तो हम लोग जो करने जा रहे हैं इसका मकसद ही है कि इस तरह होगा। अभी कब तक होगा तो 2020 तक इसका पहला चरण पूरा होगा। फर्स्ट फेज विल बी कंप्लीटेड बाय 2020। By 2025 we'll complete a second phase. I'm very sure that you can see a significant improvement in 2020, but a far better railways in 2025. रेलवे और रेलवे बजट को लेकर रिफॉर्म्स लाने के लिए नीति आयोग ने बहुत ही सुझाव किए थे। उनमें कितने रिकमेंडेशंस को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ये रेलवे को, भारतीय रेलवे को आगे ले जाने के लिए कितना सहायता करेंगे ये रिफॉर्म्स? देखिए, एक तो पहले रेल बजट में, पिछले रेल बजट में हमने जो भी कहा था 15-16 का जो रेल बजट था, तो उसमें जो भी चीज़ हमने कही थी उसमें 139 पॉइंट्स के ऊपर हमने किस तरह से एक्शन लिया उसके बारे में हमने पूरा उसका इन्फॉर्मेशन, एक्शन टेकन रिपोर्ट मैंने पार्लियामेंट के सामने रखा। ये साल में भी जो हमने बजट में बात कही है उसका पूरी बारे में इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है उसके बारे में हर वीक उसका मॉनिटरिंग किया जा रहा है। हिंदी में कहावत है, कहनी में और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, कथनी में और करनी में। तो दैट इज क्रिएटिंग frustration among people. So we are trying to bridge that gap by doing something which is on the ground, in reality. People can see it, it will happen in the time, stipulated time. पिछले सरकारों से लेकर अब तक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात चल रही थी, क्या अभी उसकी स्टेटस क्या है? क्या ये वो लागू हो सकता है? नहीं, बिल्कुल सही है। रेगुलेटर बनाने में हमने काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं। हम लोग लीगल डिपार्टमेंट ने उसका लीगल वेटिंग भी हुआ है। कुछ दिनों में उसका अंतिम निर्णय हम करेंगे और वो रेगुलेटर होपफुली ये साल में बन जाएगा। रेलवे में अब तक नई ट्रेनों की शुरुआत के लिए ज़्यादा जिक्र नहीं हो रहा है। क्या मतलब जो आबादी बढ़ती जा रही है उनको, जो अभी ट्रेन उपलब्ध हैं उन्हीं में उनको एडजस्ट करना पड़ेगा? क्या हम भारत की जनता कब उम्मीद रख सकती है नई ट्रेनों की? नई रेल नहीं चल रही ऐसी बात नहीं है। परसों भी हमने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ने वाली सिकंदराबाद टू विजयवाड़ा की ट्रेन की हमने झरी झंडी दिखाई 4 दिन पहले। तो ऐसी बात नहीं है कि हम नई ट्रेन नहीं करेंगे, लेकिन नई ट्रेन शुरू होनी चाहिए जब उसका लाभ लोगों को होगा। लाभ कैसे होगा कि कम समय में लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। कम समय में कैसे पहुंचेंगे? जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, लाइंस बड़ी होगी, सिग्नलिंग अच्छा चलेगा तो लोग कम समय में पहुंच पाएंगे। आपके पास सिग्नलिंग ही नहीं है, आपके पास लाइंस की कैपेसिटी फुल्ली सैचुरेटेड है, तो इसीलिए कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए। इसके लिए हमने पूरा बल दे रहे। ट्रेन तो ज्यादा चलेगी, हम 4 नए प्रोडक्ट्स चला रहे। आपने सही पूछा कि लोग, आबादी बढ़ रही है, लोगों की मांग बढ़ रही है, उसको पूरी करने के लिए हम हर जहां ट्रेन की जरूरत है ऐसी ट्रेन में वहाँ ज़्यादा बोगीज लगा रहे हैं। अभी सभी जगह मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की चर्चा चल रही है। इन दोनों के तहत रेलवे में कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है? अभी देखो, हमने बड़ी मात्रा में मेक इन इंडिया के काम की शुरुआत की है।
40,000 करोड़ रुपए के 2 कॉन्ट्रैक्ट हमने इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव बनाने के लिए बिहार में दिए हैं। हम लोग ट्रेन सेट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अभी नए टेंडर खोल रहे हैं। साथ ही में हम लोगों ने बड़ी मात्रा में एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक वेस्ट बंगाल में इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना। अभी हम नए 3 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मैंने बजट में अनाउंस किए, उसमें 3,30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। और एक फ्रेट कॉरिडोर जो है वो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट फ्रेट कॉरिडोर, वो चलेगा वेस्ट बंगाल से आंध्र प्रदेश तक आएगा। तो ये सभी का लाभ बड़ी मात्रा में मेक इन इंडिया का लाभ देश को होगा ही होगा। रेलवे उसमें बहुत बड़ा अहम कार्य कर रही है और हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि हर राज्य को उसका बेनिफिट मिले। भारतीय रेलवे की रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कोई रेलवे शाखा के पास कोई ऐसा कोई गेम चेंजर प्लान है जिसके तहत आने वाले दिनों में रेलवे की रेवेन्यू बढ़ती जाए? कल ही मैंने एक मीटिंग की थी कि जो हमारे आज 5-6 कमोडिटीज, कोल, सीमेंट, स्टील, आयरन ओर, इसको लेके ही रेलवे अपना इनकम कमाती थी। उसके बाहर जाके बियॉन्ड कोल इस करके मैंने कल कॉन्फ्रेंस की। हमारी कोशिश है कि वहाँ से नए सोर्स ऑफ कैपिटल, जैसे पार्सल बिजनेस है, नए कमोडिटीज़ है, जैसे सॉल्ट है, एल्यूमिनियम है, इसको को भी हम लोग लाने की कोशिश करें। एक तो ये हो गया। साथ ही में हमने एक फर्स्ट टाइम रेलवे के इतिहास में हमने नॉन रेल रेवेन्यू के लिए एक डायरेक्टरेट खोली है। हजारों रेलवे कर्मचारी पीपीपी के मॉडल के खिलाफ हैं। वो 40 साल के बाद पहली बार वो हड़ताल पे जाने के लिए भी उन्होंने अनाउंस किया है। तो इनको आप कैसे फेस करने वाले हैं? उनको क्या संदेश दे के उनको ये राजी करने वाले हैं? देखिए, एक तो मैं आपको बिल्कुल खुली मात्रा से कह सकता हूँ कि रेल ये देश की स्वामित्व ही रहेगी। ओनरशिप विल रिमेन विद द कंट्री एज अ होल। वी विल नेवर डू एनीथिंग विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज। अभी रेल में जरूरत क्या है? निवेश की जरूरत है। निवेश कहाँ से आएगा? एक तो रेल बजट से आएगा, उसके लिए फेयर बढ़ाना चाहिए या फ्रेट बढ़ाना चाहिए। Investment has limitation because fare and freight can be increased only up to a point. And also getting money from the budget, of the main budget of the finance minister. If he gives unlimited money, it was all right, but it is not possible. So we had to work on a very limited possibilities. So PPP is going to help to get more money into the railways, which will help railways. It is not selling of railways, it is only getting investment into railways, which will enhance the railways ability to survive, to do better business, so that more revenues will come. If more revenues come, railway employees will also benefit. So I think there is no need for any unnecessary worry. ఇప్పటి వరకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నిర్లక్ష్యానికి గురైన పెండింగ్ ప్రాజెక్టులన్నింటినీ వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసేందుకు కృషి చేస్తామంటున్నారు సురేష్ ప్రభు.